आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है। और आज हम जो पढ़ेंगे इसका टॉपिक संसद का राज्यसभा। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? राज्यसभा। जो चैप्टर का नाम है वो है विधायिका। विधायिका। और हम जो पढ़ेंगे संसद। ठीक है। संसद के दो सदन होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं और इसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में ये बोला गया है कि संविधान में संसद के दो सदन होंगे और उसके साथ राष्ट्रपति भी शामिल होगा। ठीक है। संसद के क्या होंगे? दो सदन होंगे। वो जो दो सदन होंगे वो होंगे राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। और इसमें जो शामिल होता है वो राष्ट्रपति भी। ठीक है। तो संसद जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो राज्यसभा के बारे में जा रहे हैं। राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में जानेंगे। ठीक है। क्या है राज्यसभा? इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसकी जो संख्या होती है, संख्या 250 होती है। यानी इसमें जो मेंबर होते हैं यानी सदस्य 250 होते हैं। 250 में से बेटे 238 तो इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट मतलब चुने जाते हैं। ठीक है। और 12 लोग या 12 सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 80 में है और इसकी जो सदस्य संख्या है वो है 250। ठीक है। 250 में से 238 को चुना जाता है, यानी इलेक्ट होते हैं, वो उनका निर्वाचन होता है। और 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है नॉमिनेट होते हैं। नॉमिनेट। और नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से चुनता है, इसीलिए कहते हैं मनोनीत किए जाते हैं। इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। और ये जो 12 लोग होते हैं वो शिक्षा से, खेलकूद से, साहित्य से, आदि क्षेत्र से ये होते हैं। ठीक है। अब इसमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 12 होते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है राज्यसभा की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका नाम है नरगिस दत्त। ठीक है। ये याद रखना है। ठीक है बेटे। अब 238 हो गए, 12 लोग हो गए मनोनीत, तो टोटल 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। फिर इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। अब 6 वर्ष का कार्यकाल होता है इसका। अब 6 वर्ष का कार्यकाल, मगर इसमें एक कंडीशन और है कि इसके जो सदस्य हैं हर 2 साल बाद 1/3 निकाल दिए जाते हैं, या वो निकाल दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य इसके हर 2 वर्ष बाद निकाल दिए जाते हैं। हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य
निकाल दिए जाते हैं। ठीक है बेटे, अब हर साल बाद 1/3 सदस्य इसके निकाल दिए जाते हैं। तो अब इसे समझना है थोड़ा कि भाई ये कैसे इसके स्ट्रक्चर रहा होगा और कैसे नहीं। ठीक है, मान लो कि मैं ये कहता हूँ कि जैसे अब 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, 2 वर्ष बाद इसके सदस्य निकाल दिए जाएंगे। अब जो 250 हैं वो 250 के 250 ही 2 वर्ष बाद निकाल दिए जाएंगे, तो फिर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कैसे रहा। तो अब हमें इसे समझना है कि क्या कि हमने 3 व्यक्ति अपॉइंट किए A B C। ठीक है बेटे, ध्यान से समझना जो मैं इसे समझा रहा हूँ, शायद टीचर भी नहीं समझाते अच्छी तरह जैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, क्या है इसे समझना है कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष का कैसे है क्योंकि जब ये कार्यकाल बताया जाता है कि कार्यकाल 6 वर्ष का है, तो ये भी बताया जाता है कि हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य निकाल दिए जाते हैं। अब 1/3 सदस्य जब निकल जाएंगे इसके, तो मतलब है कितने निकल जाएंगे, 1/3 अगर हम निकालें इसके, है ना, तो करीबन 75 सदस्य निकाल दिए जाएंगे। ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, करीबन इतने सदस्य हमारे इसमें से अगर निकलेंगे। ठीक है, अगर 75 के समथिंग निकलेंगे, तो 75 जब निकल जाएंगे तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का कैसे रह गया, है ना। तो हमें ये समझना है कंसेप्ट कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर रहा होगा कि हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य निकाल रहा है। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि ए को जो मैंने कभी अपॉइंट किया होगा तो उसे 2 वर्ष के लिए क्या होगा, और बी को जो अपॉइंट किया होगा वो 4 वर्ष के लिए क्या होगा बेटे, और सी को जो अपॉइंट किया होगा वो 6 वर्ष के लिए क्या होगा। ठीक है ना, मीन्स ये है कि इसके 1/3 सदस्य जो ए हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने गए, और जो बी सदस्य हैं वो 4 वर्ष के लिए चुने गए जो 1/3 सदस्य हैं, और सी जो है वो 1/3 सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने गए। ठीक है, जब इनके 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे यानी तो ये रिटायरमेंट हो गया, फिर इनके बाद कोई आएगा, जो आएगा वो उसके 6 ईयर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर रहा होगा वो इस प्रकार रहा होगा बेटे, तभी उनके 6 साल कंटिन्यू होंगे, अदरवाइज कोई भी कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो, ये कंसेप्ट है इसका। फिर पहली और ये बात कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें नोट ये है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, यानी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती है। अब इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा को कौन भंग करता है। हमारे ऑप्शन में कई बार क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि राज्यसभा को कौन भंग करता है। ऑप्शंस होते हैं राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति भंग करता है, उपराष्ट्रपति भंग करता है, राज्यपाल भंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भंग नहीं करता, एक तो ऑप्शन ये हो गया। फिर कभी कभी वो बोलता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन वो भी डाल देता है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमारे इसमें से अभी हमें 3 क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन ये बना है कि संसद क्या है। संसद के 2 सदन होते हैं, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये हमारी संसद है। ये पूछा जाए कि संसद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 76 में है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन कि राज्यसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 80 के अनुच्छेद में है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो 250 है। फिर ये पूछा जा सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 12 सदस्यों को करता है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर ये भी पूछ सकता है कि बताओ राज्यसभा को कौन भंग करता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है बेटे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से ना पूछा गया हो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति, है ना, सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है,
उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया बेटे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब इसमें जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछी गई थी बेटे, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये आया था कि उपराष्ट्रपति की आय कितनी होती है। आय मतलब सैलरी कितनी होती है राज्यसभा की। राज्यसभा की जो हमारा राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति होता है, उसकी आय कितनी होती है यानी सैलरी कितनी होती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। उसमें था ऑप्शंस 2.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 4.5 लाख रुपये और 0 यानी उपराष्ट्रपति की आय 0। ये 4 ऑप्शंस थे बेटे इसमें। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था। तो अब जो उपराष्ट्रपति की आय जो मैं बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति की जो आय होती है, उपराष्ट्रपति की आय यानी तनख्वाह जो होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0। ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो शून्य होती है उपराष्ट्रपति की आय। अब ये शून्य होती है, फिर उपराष्ट्रपति को तनख्वाह नहीं मिलती, उपराष्ट्रपति को तनख्वाह मिलती है, आय मिलती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए तनख्वाह नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति को जो तनख्वाह मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के लिए मिलती है। वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए उसकी आय होती है राष्ट्रपति की, और जो उसे तनख्वाह दी जाती है वो इसी पद के लिए दी जाती है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा नहीं गया तुम्हारे अभी क्लास में 11th क्लास में, लेकिन ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की आय कितनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? ये राज्यसभा है। ठीक है, ठीक है बेटे। अब एक और चीज कि इसकी जो आयु होती है, आयु वो 30 वर्ष होती है। कितनी होती है? 30 वर्ष। कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो उम्र होती है वो 30 वर्ष होती है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र यानी उम्र चाहिए या कितनी आयु होनी चाहिए, वो 30 वर्ष है। ठीक है, फिर इसमें एक क्वेश्चन और है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। तो उसका जो चुनाव होता है, चुनाव वो एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा। ठीक है, दोबारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, फिर एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो रह गई वो ये कि राज्यसभा को हम जो कहते हैं वो अपर हाउस कहते हैं। अपर हाउस इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं इसे ऊपरी सदन। क्या कहते हैं? ऊपरी सदन। ये हमें याद रखना है। तो ये बेटे पूरा राज्यसभा है। जो राज्यसभा हम जो पढ़ा है आज हमने, कि पहली बात ये कि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इसमें संसद में जो शामिल होता है वो राष्ट्रपति भी होता है। ठीक है, फिर हमने ये कहा था कि आज हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा में जो हमने पढ़ा, राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसकी जो टोटल सदस्य संख्या है वो 250 है। 250 में से 238 को इलेक्ट किया जाता है, 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इसका चुनाव एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस यानी ऊपरी सदन भी कहते हैं। इसके सदस्य बनने के लिए जो अधिकतम आयु है वो 30 वर्ष है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद निकाल दिए जाते हैं। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है।
ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उसका नाम है, प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। क्या नाम है? जगदीप धनखड़। ठीक है। तो बेटे आज हमने जो पढ़ा वो राज्यसभा पढ़ा है। राज्यसभा देख लेना, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में उसे मुझे बता सकते हो कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसे और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटे।